Hello dear students, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to private international law. देखिए एक न्यू सब्जेक्ट है जिसका एक भी वीडियो मैंने अब तक अपलोड नहीं किया है, लेकिन मुझे इसकी रिक्वायरमेंट ये लगी कि स्टूडेंट के अब एग्जाम चल रहे हैं और प्राइवेट इंटरनेशनल जो उनके सब्जेक्ट में है इससे रिलेटेड ना तो ज्यादातर यूट्यूब पर कुछ वीडियो अपलोडेड है और ना ही कहीं और आपको कोई इतना खास सोर्सेज मिल पा रहा है जिसकी वजह से आप इसको अच्छे से तैयार कर पाए। मुझे लगा कि मुझे प्राइवेट इंटरनेशनल के कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो काफी टेक्निकल है समझने में, तो उसको मुझे कवर करना चाहिए। तो चलिए ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो टोर्ट्स के बारे में है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि टोर्ट क्या है। देखिए टोर्ट आपने पढ़ा होगा, टोर्ट होता क्या है उसके बारे में भी पढ़ा होगा। जब आप एलएलबी के स्टार्टिंग किसी ईयर में स्टार्टिंग के जैसे फर्स्ट ईयर में या सेमेस्टर में होते हैं तो टोर्ट वहां पर एक विषय जरूर होता है। आपने एक ऐसा टोर्ट पढ़ा होगा जो इंडिया के रेफरेंस में हम कैसे यूज कर रहे हैं। ये जो है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में हम टोर्ट्स को कैसे देखते हैं उसको समझेंगे। देखिए टोर्ट बेसिकली होता क्या है। अगर हम कॉमन लॉ की बात करें तो टोर्ट जो है वो एक सिविल रॉन्ग होता है जिसकी वजह से क्या है कि किसी क्लेमेंट मतलब जो प्लेंटिफ वगैरह है उसको कुछ लॉस होता है, कुछ हानि होती है और सामने वाले व्यक्ति की एक जिम्मेवारी होती है कि वो उसकी उस हानि को कंप्लीट करे बाय वे ऑफ कंपनसेशन लेते हैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है और किसी व्यक्ति ने जानबूझकर अपनी गाड़ी पर के ऊपर पत्थर फेंक दिया या आपकी गाड़ी के अंदर जानबूझकर किसी व्हीकल को मार दिया जिससे सामने वाले के व्हीकल का कुछ नुकसान नहीं होता, आपके जो है गाड़ी को डैमेज हो जाता है या फिर सामने वाले व्हीकल का नुकसान हो भी गया तब भी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसने जानबूझकर वो एक्ट किया है। बिना जाने भी अगर कोई ऐसा एक्ट हो जाता है तो उसमें भी कंपनसेशन का प्रोविजन है। टोर्ट जो होता है वो एक सिविल रेमेडी आपको प्रोवाइड करवाता है। तो इसमें जो सिविल लायबिलिटी अराइज होती है और सिविल लायबिलिटी का क्या मतलब होता है। सिविल लायबिलिटी का मतलब है कि उसमें आप कुछ कंपनसेशन पे करते हो, कुछ अदर पेमेंट जो आप उसमें कर सकते हो। तो इस प्रकार से कुछ एक लायबिलिटीज बनती है टोर्ट में जो आपको फुलफिल करनी होती है। अगर हम टोर्ट की बात करें, देखिए मैं एक आपको इसको एग्जांपल के थ्रू पहले समझाना चाहती हूँ कि टोर्ट होते किस प्रकार के, कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद हम जो अपने इस कंसेप्ट पर आएंगे। देखिए जब टोर्ट की हम बात करते हैं तो टोर्ट को किस लिए लाया गया है, टोर्ट का क्या पर्पस है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि टोर्ट का पर्पस क्या है। आज कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ ही रही है, कभी कुछ ओपन हो रहा है कभी कुछ ओपन हो रहा है। चलिए ये टेक्निकलिटीज जो हमारी रुकावट नहीं बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी जब हम टोर्ट के विषय में पढ़ रहे हैं या किसी भी पर्टिकुलर विषय के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो किसके लिए आया था, उसका पर्पस क्या था। अगर हम टोर्ट के पर्पस की बात करें, पर्पस ऑफ टोर्ट, अगर हम टोर्ट के पर्पस की बात करें तो इसके ना 3 पर्पस होते हैं। सबसे पहला पर्पस होता है कंपनसेशन। इसमें जो इंजर्ड पार्टी है उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। सेकंड इसका पर्पस होता है कि जो व्यक्ति जिसको इंजरी हुई है उसको कोई रास्ता मिले, जिस पीपल को इंजरी हुई है उसको क्या मिले, एक्शन, वो एक्शन ले सके, एक्शन। थर्ड जो इसका पर्पस होता है, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन एक तरीके से पनिश द पीपल। पनिश द पीपल कैसे करोगे आप, ये तो जी सिविल रेमेडी है। पनिश द पीपल का मतलब है कि जो भी उसको पनिशमेंट के तौर पर मुआवजा वगैरह देना पड़ता है वो क्या है, पनिशमेंट हो जाती है। कंपनसेशन आप किस सेंस में देखोगे, जैसे एक व्यक्ति है ए, ये व्यक्ति है बी। इस ए व्यक्ति ने बी पर एक झूठा केस बना दिया। इस झूठे केस में इस व्यक्ति का क्या हुआ, पूरा का पूरा ट्रायल हुआ। ट्रायल के बाद ये उसमें से फ्री हो गया। फ्री मीन इसका एक्विटल हो गया। जब इसका एक्विटल हो जाता है तो इसके बाद ये क्या कर सकता है, ए के खिलाफ सिविल सूट फाइल कर सकता है टोर्ट का। किस ग्राउंड पे, कि उसने उसका मैलिशियस प्रोसिक्यूशन किया। मैलिशियस का मतलब जानबूझकर गलत तरीके से उसको फंसाने का प्रयास किया गया, उसे बोला जाता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन उसका किया गया, उसके बेस पर वो टोर्ट में क्लेम ले सकता है, मुआवजा ले सकता है। अब एक ज्यादा जब इंटरनेशनल लॉ के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि इंडिया में क्या क्या रेमेडीज है, क्या कुछ मिलना चाहिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो भी मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखिए जब मेरे पास इस प्रकार से बोर्ड होता है तो मैं काफी कुछ समझा पाती हूँ।
जब हमें सिर्फ डायरेक्टली क्लासेस लेनी होती है, डायरेक्टली गूगल मीट पे कोई क्लासेस लेनी है, उसमें शेयर स्क्रीन नहीं हो पा रही है ढंग से, या शेयर स्क्रीन तो हो पा रही है लेकिन ऐसे बोर्ड का प्रोविजन नहीं आता, या मोबाइल से कुछ क्लासेस लेनी है, तो उसमें मैं इतना डिटेल में नहीं समझा पाती हूँ। तो इसमें अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, कैटेगरीज क्या क्या, टाइप्स क्या क्या है टोट की, टाइप्स ऑफ टोट। देखिए टोट्स के जो है वो 3 टाइप्स माने जाते हैं। द फर्स्ट वन इज इंटेंशनल, आपने जानबूझ के किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज किया, वो चीज हो गया। सेकंड हो गया बाय एक्सीडेंट, बाय एक्सीडेंट। इंटेंशनल को आप जो है ये मान सकते हो किसी को चोट पहुंचाई, किसी को कोई लॉस किया, और एक्सीडेंटली क्या है कि आपको नहीं पता। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं ट्रैफिक रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं उनको हमने तोड़ दिया और कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया है इनकी रूल्स तोड़ के। थर्ड अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, कोई सामान आपने लिया, उस प्रोडक्ट में कुछ गलती हो गई है, यानी कि गलत मटेरियल आपको दे दिया गया है, तो इसे बोला जाता है प्रोडक्ट लायबिलिटी। ठीक है, इसे प्रोडक्ट लायबिलिटी बोला जाता है। जब ये एक्सीडेंट से आप कुछ करते हो इसको बोला जाता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, चाहे आपका दोष था या नहीं था लेकिन आपको उसमें कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। तो ये है 3 टाइप्स टोट के जो हमें पता होने चाहिए कि क्या टाइप्स होते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है कि ठीक है टोट तो होता है, पर टोट में जब हम सिविल सूट फाइल करते हैं तो हमें क्या क्या रेमेडीज मिलेंगी। सबसे पहली इसमें रेमेडीज आपको मिलती है डैमेजेस। डैमेजेस किसे बोलते हैं वो समझते हैं थोड़ा सा। कंपनसेशन मिलता है इसमें, कंपनसेशन क्या होता है वो समझ लेते हैं। उसके अलावा इसमें इंजंक्शन होता है, इंजंक्शन होता है। ठीक है, इंजंक्शन के लिए आप क्या मानोगे, इसके अंदर क्या होना चाहिए, तो इन टर्म्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कुछ है। देखिए डैमेजेस तो मतलब है कि ये आपका कोई मटेरियल था, कार थी, इसको हिट किया, इसका जो है बम्पर वगैरह टूट गया, शीशा वगैरह टूट गया, तो जो चीज टूटी है, जो नुकसान हुआ है उसके बदले में आपकी भरपाई करना, वो होता है डैमेजेस। उसके अलावा आप उसे उसके मैकेनिक के पास ले गए, उसके ऊपर आपने टाइम वेस्ट किया, तो उस चीज के लिए आपको कंपनसेशन पे किया जाता है। इंजंक्शन क्या होता है, इसमें किसी व्यक्ति को रोका जाता है, टू प्रिवेंट। कोर्ट में चले गए कि मुझे ये डर है कि वो सामने वाला व्यक्ति ए जो है वो मेरी गाड़ी को चोट पहुंचा सकता है, मुझे इंजंक्शन दिया जाए कि वो मेरी गाड़ी के आसपास भी ना फटके, तो उस मामले में प्रिवेंट करने के लिए जो रेमेडी मिलती है उसे बोला जाता है इंजंक्शन। तो ये है 3 रेमेडी जो बेसिकली टोर्ट के केसेस में दी जाती है। चलो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। देखिए टोर्ट्स आर सिविल क्राइम्स होते हैं, ये इंटेंशनल टोर्ट्स होते हैं। और दोज केसेस, देखिए एक तो ये सिविल क्राइम्स है, सिविल है, ये सिविल नेचर है इसकी। और इंटेंशनल टोर्ट्स वो होते हैं विच इन्वॉल्व्स एन इंटेंशनल एक्ट दैट रिजल्टेड इन अ नेगेटिव आउटकम। नेगेटिव आउटकम का मतलब होता है आपने जानबूझकर किसी के लिए गलत विचार रखते हुए किसी का नुकसान करने के पर्पज से जो एक एक्ट किया उसे नेगेटिव, जो उसका रिजल्ट आने वाला है उसे नेगेटिव आउटकम बोलते हैं। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि टोर्ट लॉज अलाउ इंडिविजुअल्स टू सीक कंपनसेशन। टोर्ट लॉज क्या करते हैं, ये किसी इंडिविजुअल को इस बात के लिए अलाउ करते हैं कि वो कंपनसेशन सीक कर सकता है, ले सकता है फॉर एक्ट्स विच रिजल्टेड इन नेगेटिव आउटकम। जो आपने जानबूझकर किया था कुछ एक्ट, उसके लिए आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। वैसे क्या होता है डैमेजेस, जो आपका लॉस हुआ उसका डैमेजेस मिल जाएगा। अगर आपने इंटेंशनली किया तो उसमें आपको कंपनसेशन भी मिलेगा। इट इज समवट इजियर टू प्रूव कल्पेबिलिटी इन इंटेंशनल टोर्ट केस। तो ये आसानी से जो है इंटेंशनल टोर्ट केस में हमें इस चीज को साबित करना होता है, नेगेटिव आउटकम को। द मेन डिफरेंस बीइंग दैट इन टोर्ट केसेस इंडिविजुअल्स मे नॉट हैव नोविंगली कॉज्ड द आउटकम। जो ज्यादातर डिफरेंसेस क्या होता है टोर्ट केसेस में, ज्यादातर लोगों को तो ये पता नहीं होता कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि जब जानबूझकर आप कुछ इंटेंशनली कुछ वर्क करते हो तो आपके ऊपर तो क्रिमिनल लायबिलिटी भी आ सकती है। तो मोस्टली टोर्ट के वो केसेस होते हैं जहां पर इंटेंशनली कुछ नहीं किया जाता, अनइंटेंशनल होता है। इंटेंशनली देखिए जब आप किसी क्राइम की बात करते हो उसमें क्या होता है, इंटेंशन होती है, जिसे क्या बोलते हैं आप, मेंसरिया बोलते हैं। तो अगर किसी की इंटेंशन होगी
इसका मतलब तो वो क्रिमिनल लाइबिलिटी भी तो उसकी राइज हो रही है। तो उस मामले में जो है आप क्या करोगे, टोर्ट केस थोड़ा नहीं फाइल करोगे, आप डायरेक्ट क्या करोगे, एफआईआर दर्ज करवाओगे, क्योंकि जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसके कंसिक्वेंसेस काफी खतरनाक होते हैं। तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति अरेस्ट होने के डर से जो भी डैमेजेस आपका बनता है फटाफट देने का प्रयास करता है। तो जहां पर अनइंटेंशनल है वहां पर नॉर्मली आप क्या करोगे, टोर्ट केस फाइल करते हो, सिविल सूट फाइल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल टुक सम एक्शन और इनएक्शन विच रिजल्टेड इन नेगेटिव आउटकम। कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मतलब कोई एक अकेला व्यक्ति है जो क्या करता है, कुछ ऐसे गतिविधियां करता है, या उसने कुछ गतिविधियां करनी थी लेकिन उसने नहीं की, उस मामले में भी कुछ नेगेटिव रिजल्ट अगर निकलता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो भी टोर्ट का केस बन जाएगा, हालांकि उसके बारे में उसे पहले से कोई खबर नहीं थी। सपोज करो आप मैकेनिक के पास गाड़ी लेके जाते हो, मैकेनिक के पास गाड़ी ठीक होने के लिए जाती है, ठीक है, वहां पर उसकी ड्यूटी है उस गाड़ी को ठीक करना, लेकिन वो ठीक करने के बजाय आपको बिना ठीक करे ही गाड़ी पकड़ा देता है, उसकी वजह से आपका काफी नुकसान हो जाता है। हालांकि उसकी ड्यूटी बनती थी करना, तो उसका क्या था, इनएक्शन था, उसने एक्शन नहीं लिया। उस मामले में उसको पता भी नहीं था कि अगर एक्शन नहीं लोगे तो कुछ बड़ा डैमेज हो सकता है, तो नेगेटिव रिजल्ट तो आया ना उसमें। तो उस मामले में टोर्ट के केसेस में आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो, डैमेजेस तो क्लेम होगा ही होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कहता है कि इंटेंशनल टोर्ट में क्या होता है। देखिए, जो इंटेंशनल टोर्ट है, जो जानबूझ के आपने किया है, उसमें इंडिविजुअल जो होता है, कोई भी व्यक्ति जो है उसने एक्शन लेना, तो उसने कोई एक्ट करता है, वो इस उम्मीद के साथ करता है कि उसका दूसरे व्यक्ति को नेगेटिव रिजल्ट आने वाला है। आपने किसी के घर में पत्थर फेंका, एक तो आपने नॉर्मली अनइंटेंशनली दीवार पर पत्थर पड़ा था, आपके बच्चे का हाथ लग गया, वो गिर गया, वो एक अनइंटेंशनल था, उससे कुछ लॉस होता है तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। जहां आपने जानबूझकर पत्थर फेंका कि ठीक है, नीचे जो है दूसरे वाली छत पर दूसरे पड़ोसी का बच्चा बैठा है, उसके सिर पर मारते हैं, ठीक है, अपनी उससे लड़ाई हुई थी कुछ टाइम पहले, अब उतना पूरा कर लेते हैं, अब ऐसी बात हुई, आपने क्या किया, नेगेटिव रिजल्ट आएगा वहां पर। जहां पर भी आपकी इंटेंशन मैलिशियस होगी, गलत इरादन होगा, आपका इरादा गलत होगा, उस मामले में आपका क्या बनता है, टोर्ट का केस बन जाता है। ऑल दैट इज रिक्वायर्ड, इंटेंशनली टोर्ट में क्या होता है कि सब कुछ हमें प्रूफ तो करना ही पड़ता है, कोई भी टोर्ट हो, चाहे क्राइम हो, चाहे कुछ भी हो, क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी में हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो वही अगला पॉइंट कहता है। नेक्स्ट है कि अगर हम चॉइस ऑफ रूल की बात करें, देखिए जब इंटरनेशनल लॉ की हम बात करते हैं उसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ रूल होता है, दो कंट्रीज के बीच में जब कोई विवाद शुरू हो जाता है किसी लॉ को लेकर, उसे बोलते हैं चॉइस ऑफ लॉ। अब चॉइस ऑफ लॉ के अंदर जो टोर्ट केसेस होते हैं उसमें फॉरेन एलिमेंट भी होता है, फॉरेन लॉ भी इंक्लूड होता है। नॉर्मली फॉरेन लॉ जो है वो लेक्स फॉरी के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन सम टाइम क्या है, लेक्स फॉरी वहां पर प्रॉपरली वर्क नहीं करती। लेक्स फॉरी का मतलब होता है लॉ ऑफ द फॉर्म। लॉ ऑफ द फॉर्म जब प्रॉपरली वर्क नहीं होता, यानी कि जहां पर टोर्ट कमिट किया गया था वहां का लॉ अप्लाई नहीं कर पाते हैं, उस मामले में हम दूसरी टर्म यूज करते हैं, वो आगे आएगी। द पब्लिक पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल सोवरेनिटी, किसी भी टेरिटरी में जाकर वहां का जो सोवरन है, वहां का जो मेन अथॉरिटी है, मेन जो लॉ है, वो हमेशा ही मुख्य माना जाता है किसी भी केस को फाइनल करने में। हालांकि द फोरम कोड, फोरम कोड का मतलब जहां वो मैटर गया टोर्ट से रिलेटेड, वो फोरम कोड ये बात हमेशा ही कहती है कि उनका जो राइट बनता है कि वो कोई भी लॉ जो है अपने हिसाब से सूट में लगा सकते हैं और कोई भी प्रॉपर जो रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉरेन कोर्ट तो कहती है, फॉरेन कोर्ट का मतलब जिस कोर्ट का वहां पर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन बनता है। इक्वली अगर हम समझें, इट इज द कमीशन ऑफ ए टोर्ट दैट वेस्ट राइट ऑफ एक्शन इन क्लेमेंट, जहां पर आप टोर्ट के लिए क्लेम कर रहे हो तो यानी कि वो एक्शन ले सकता है, उसका राइट बनता है। इट शुड ऑलवेज बी फॉर द लॉ ऑफ द प्लेस, नॉर्मली ये लॉ ऑफ द प्लेस से वर्क करता है, जहां पर राइट जो है वो डिटरमाइन किए जाते हैं और रेमेडी डिसाइड की जाती है। इन द एंड कंप्रोमाइज एमर्ज, जहां पर कई बार क्या होता है, लेक्स फॉरी आप टर्म यूज कर रहे हो, वहां पर हम पूरा फुलफिल नहीं कर पाते। इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं और साथ में ले लेते हैं हम इंग्लैंड का। इंग्लैंड का कोई व्यक्ति है जो इंडिया में आके उसके साथ टोर्ट होता है, ठीक है, और अगर इंडिया में आकर उसके साथ टोर्ट होता है तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर भी सूट फाइल करेगा अपना कि मेरे साथ यहाँ टोर्ट हुआ है, लेकिन नॉर्मली जो है उसका ज्यूरिसडिक्शन कहाँ बनना चाहिए, इंग्लैंड में। लेकिन टोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लॉ ऑफ द फोरम देखे तो वो यही बन रहा है, क्योंकि यहाँ के व्यक्ति के खिलाफ जो है जो उसको रेमेडी मिल सकती है, डिग्री आएगी तो डिग्री एग्जीक्यूट हो सकती है। लेकिन इश्यू कहाँ राइज होता है कि मान लीजिए यहाँ उसके साथ टोर्ट हुआ, वो अपने घर इंग्लैंड चला गया और वहां पर उसको कोई और इंजरी हुई, यहाँ उसको कोई चोट लगी,
चोट लगने से उसका इफेक्ट वहां पर पड़ा, वहां उसके जो है कोई बड़ा जख्म बन गया या काफी लंबे टाइम तक उसका ट्रीटमेंट चला, तो यहाँ पर फिर लेक्स लोकी डेलिक्टी की जो थ्योरी है उसको अप्लाई किया जाता है, जिसको हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर कहता है कि रेफरेंस लिया जाता है कोर्ट के द्वारा कि जो लेक्स 4 है नॉर्मली उसको फॉलो किया जाता है, लेकिन फिर बाद में अगर कोर्ट को लगता है कि अगर इंडिया का कोई व्यक्ति है और वो इंग्लैंड में टोर्ट करेगा या उसके साथ टोर्ट होता है, तो इंग्लैंड में अगर केस फाइल करता है तो उसको हमेशा डर रहेगा कि इंग्लैंड में जो है सामने वाले पार्टी के फेवर में आएगा मैटर। तो ये क्या है, अगर हम देखें तो अनफेयर नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन को भी हमें लेना पड़ेगा, प्रैक्टिकली क्या कुछ हमें अप्लाई करना चाहिए नॉर्मल सेंस में। जब कई बार हमें लॉ की समझ नहीं होती है तो हमें क्या है अपना जनरल सेंस जो है यूज करनी चाहिए, हमारा मेंटल लेवल क्या कुछ कह रहा है उसके बारे में सोचना चाहिए। द प्रेजम्पटिव चॉइस ऑफ लॉ जो है नॉर्मली ये प्रेजम्पशन लिया जाता है कि प्रॉपर लॉ को फॉलो किया जाता है। प्रॉपर लॉ क्या होता है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉपर लॉ का मतलब होता है कि एक ऐसा लॉ जहां पर लेक्स 4 को भी अप्लाई नहीं किया जाता, और वहां पर हम ये देखते हैं कि नियर बाय रिलेशनशिप किसका सही बनता है, उसके हिसाब से प्रॉपर लॉ को फॉलो किया जाता है। दिस रेफर्स टू द लॉ दैट हैज द ग्रेटेस्ट रेलेवेंस। इसका बहुत महत्व होता है। अगर पब्लिक पॉलिसी की टर्म के बारे में हम समझें, अगर ये हम समझे कि पब्लिक के लिए क्या होना चाहिए, तो उस मामले में नॉर्मली लेक्स लोकी डेलिक्टी का फॉलो किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक व्यक्ति है वो पेडेस्ट्रियन है, पेडेस्ट्रियन का मतलब है पेडेस्ट्रियन के देखिए 2-3 मीनिंग निकलते हैं। पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली जो फुटपाथ वगैरह बना होता है उस पर जब हम पैदल चलते हैं उसको बोला जाता है पेडेस्ट्रियन। कह रहा है कि ए जो है वो पेडेस्ट्रियन है, उसको चोट मार दी गई किसी व्यक्ति के द्वारा जिसने नेग्लिजेंटली ड्राइविंग किया। नेग्लिजेंटली का मतलब लापरवाही से। तो जो लॉ ऑफ द स्टेट है वो ये कहता है कि जहां पर इंजरी ओकर हुई है नॉर्मली वो रूल जो है वो अप्लाई होगा। नॉर्मल पब्लिक पॉलिसी तो यही बात कहती है, लेकिन द सिटीजन ऑफ दैट स्टेट हैव ए क्लियर इंटरेस्ट इन रेगुलेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ ड्राइविंग ऑन देयर रोड्स। लेकिन जो सिटीजन है उसका इंटरेस्ट जो है वो देखा जाता है जब आप ड्राइविंग कर रहे हो रोड पर, तो उस मामले में आइदर और बोथ द पार्टीज माइट हैव डोमिसाइल आउटसाइड द स्टेट वुड बी इररिलेवेंट। अगर मान लीजिए आपने इंडिया के अंदर आप मूव कर रहे हो और इंडिया का कोई पैदल चल रहा हुआ व्यक्ति है उसका आप एक्सीडेंट कर देते हो, कोई फॉरेनर एक्सीडेंट कर देता है और ये कहे कि वो तो फॉरेनर है, इसको किसी प्रकार का टोर्ट का लॉ यहाँ अप्लाई नहीं होना चाहिए, तो वो गलत है। वो सारी चीजें इररिलेवेंट हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपने उसको चोट पहुंचाई है तो आपको उसके बदले में हर्जाना देना ही पड़ेगा। बट एक और एग्जांपल समझते हैं। इफ ए बाइज ए कार फ्रॉम बी, अगर ए जो है वो बी से कार परचेज करता है, एक एक्स स्टेट है और वाई में उसे ड्राइव करता है, जहां पर उसकी कार से एक इंजरी लग जाती है। द चॉइस ऑफ लॉ जो है नॉट, यहाँ पर अगर हम चॉइस ऑफ लॉ को समझें कि जहां पर वो एक्ट हुआ, जहां पर इंजरी हुई उसकी लाइबिलिटी बनेगी, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने जहां से गाड़ी खरीदी थी तो उसने गाड़ी खरीदते टाइम जो मालिक है उसने नेग्लिजेंट एक्ट किया था, उसे पता था, मिस स्टेटमेंट दिया गाड़ी के बारे में, गलत बातें बताई, डिसीट किया, धोखा दिया, या फेलियर हो गया कि जो एडिक्वेटली मेंटेन जो है नहीं हुई थी गाड़ी सेल करने से पहले, तो यहाँ पर हम देखिए फैक्ट और लॉ का तो कोई कनेक्शन नहीं है वाई स्टेट के साथ। तो यहाँ साफ तौर पर हम ये देखेंगे कि जो स्टेट एक्ट है वहां का लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि लेक्स लॉ की कॉन्टेक्चस ये कहता है कि जहां पर कॉन्टेक्ट किया गया वहीं से उसको अप्लाई किया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लायबिलिटी की बात करें, टोर्टियस लायबिलिटी की बात करें, तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस देखा जाता है मोटर के ट्रेड में। मोटर ट्रेड का मतलब गाड़ी वगैरह सेल परचेज के मैटर में ये देखा जाता है कि कंज्यूमर को बेनिफिट कहाँ हो रहा है। तो नो मैटर ए जो है बी को शू करे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से लॉ अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर लेक्स लॉ की कॉन्ट्रेक्चर्स के हिसाब से एक्स स्टेट जो है वो वहां का लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि वहीं का जो है उसमें लायबिलिटी अराइज होती है। तो इसके हिसाब से अगर हम समझें तो फॉरम कन्वीनियंस भी होता है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है अपना सूट फाइल कर सकता है। वन ऑफ द की कंसिडरेशन इन एनी कन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट इज द एनफोर्सेबिलिटी ऑफ द रिजल्टिंग जजमेंट। देखिए कोई भी लॉ आप देखो उसमें सबसे पहले तो ये होता है ना कि सिविल सूट होता है ये टोर्ट का, तो इसमें डिक्री आएगी, तो आप ये देखो ना उसको एनफोर्स कैसे करवाओगे, उसको भी देखना पड़ेगा हमें। Courts are more willing to accept cases with a foreign law element when one of the parties domicile। ज्यादातर कोर्ट क्या सोचती है कि जहां पर भी केस फाइल किया जाए वो ये सोचती है कि पार्टी यहाँ की रहने वाली होनी चाहिए। जब पार्टी यहाँ की रहने वाली होगी तो उसी का टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पड़ जाएगा और वहीं पर उसकी प्रॉपर्टीज होंगी जिसमें से वो डिक्री एग्जीक्यूट करवाई जा सके। ठीक है, हालांकि इफ द टोर्ट वाज इंटेंशनल, अगर टोर्ट हमने जानबूझ के किया है
तो दो प्रकार की थ्योरी यहाँ पर स्टिक बैठती है। एग्जाम्पल के तौर पर ए ने एक लेटर लिखा, डेफेमेटरी लेटर है, एक्स स्टेट में लिखा, बी स्टेट में उसको पोस्ट कर दिया, बी को पोस्ट कर दिया वाई स्टेट में। क्लियरली साफ तौर पे पता चल रहा है कि यहाँ रेपुटेशन जो है, सी की रेपुटेशन के बारे में वो लेटर था वाई स्टेट के अंदर। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो इनिशिएटरी और सब्जेक्टिव थ्योरी क्या कहती है? सब्जेक्टिव थ्योरी ये कहती है कि प्रॉपर लॉ से ये गवर्न किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर ए में नेवर हैव लेफ्ट स्टेट, ए ने जो है या लेटर लिखा तो उसने भी तो एक्स को तो नहीं छोड़ा, एक्स स्टेट को छोड़ा नहीं है, ठीक है। एंड द आर्ग्यूमेंट वुड बी मेड दैट स्टेट एक्स वुड हैव द बेटर क्लेम, कि जहां से उसने लेटर लिखा वो स्टेट है, वहां से उसके खिलाफ अच्छा क्लेम किया जा सकता है ए के खिलाफ, ठीक है। तो इस प्रकार से इफ ए सेंट रेफरेंस टू बी, अगर ए जो है रेफरेंस देता है बी को सी के बारे में नॉर्मल सेंस में, तो कोई इश्यू ही नहीं बनता, वहां पर जो है आप पॉलिसी क्लेम जो है एक्स का स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव थ्योरी के हिसाब से समझे तो ये माना जाता है कि जहां पर लास्टली जो एक्ट हुआ था उसी के हिसाब से वहां का प्रॉपर लॉ फॉलो किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जब तक कि डैमेजेस आपके नहीं मिल जाते किसी टोर्ट में, तो आपका टोर्ट कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। पर थोड़ा सा रह गया, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ए कोई व्यक्ति है, मैं समझा देती हूँ, ए कोई व्यक्ति है, ये जाता है इंडिया, ए जो है इंग्लिश मैन है, ये इंडिया जाता है, वहां जाके ये ड्राइविंग करता है और बी को जो है वो चोट मार देता है, ये जान से मार देता है। अब ये नहीं कह सकते जी ये तो इंग्लैंड का, इसका यहाँ पे ट्रायल नहीं चल सकता, यहाँ पर सिविल सूट फाइल होगा, ठीक है, यहाँ पर सिविल सूट जो फाइल हो सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात सोचने की है, ये व्यक्ति इंग्लैंड का है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज कहाँ होंगी? इंग्लैंड में होगी। तो अगर हम यहाँ सिविल सूट फाइल करते हैं और यहाँ का लॉ अप्लाई करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी को हम कैसे ग्रैब करेंगे, कैसे उससे कंपनसेशन लेंगे? व्यक्ति की डेथ हो गई है, कंपनसेशन कैसे लेंगे? तो उस मामले में हम जो इंग्लैंड का प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ सबसे पहले वो देखेंगे, वो क्या कहता है। वो लॉ नहीं अगर लगता कि उससे हमारे प्लेंटिफ को बेनिफिट नहीं मिल सकता, फिर हमारा इंडियन लॉ देखेंगे। तो इस प्रकार से हमें वहां का लॉ अप्लाई करना चाहिए जहां पर उस व्यक्ति के एसेट्स होते हैं, क्योंकि जब आप सिविल सूट फाइल करते हो उसमें क्या होती है, डिक्री होती है, और डिक्री को आप क्या करवाओगे, एग्जीक्यूट करवाओगे। एग्जीक्यूट किससे करवाओगे? कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए एग्जीक्यूट करवाने के लिए, या कोई आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से तो आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नॉर्मली आप वहां का लॉ अप्लाई करो जहां पर उसकी प्रॉपर्टी और एसेट्स हैं। अगर हम क्रिमिनल लॉ के विपरीत इसको समझें तो देयर इज नो लायबिलिटी फॉर अटेम्प्टिंग टोर्ट, तो क्रिमिनल लॉ में टोर्ट होता ही नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में डायरेक्ट एफआईआर दर्ज होता है और उसमें पनिशमेंट का प्रोविजन होता है। और किसी किसी प्रोविजन में, जैसे इंडिया की हम बात करें तो आईपीसी में एसिड अटैक के मैटर में या कोई अदर मैटर जहां पर कंपनसेशन प्रोवाइड किया जा सकता है, तो ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। तो आगे कह रहा है कि देयर इज नो इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन विच थ्योरी इज टू बी प्रेफर्ड। इंटरनेशनल ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है जो हमें ये कहता है कि हमें कौन सी थ्योरी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि तीन तरह की थ्योरी है। लेक्स फोरी है एक थ्योरी, सेकंड है लेक्स लोकी, लेक्स लोकी डेलिक्टी, ठीक है, थर्ड है प्रॉपर लॉ। कह रहा है कि इंटरनेशनल ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं जो ये कहता है कि हमें उस लॉ को फॉलो करना है, बट द एनफोर्सेबिलिटी ऑफ जजमेंट, क्या आपने जजमेंट दे दिया उसको आप एनफोर्स कैसे करवाओगे, किस, ठीक है, इंडिया के अंदर आपकी क्या वो फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड कोई एनफोर्सेबिलिटी है? हमारे इंडिया के लॉ में तो सीपीसी में है, सेक्शन 13-14 को देखा जाता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। सपोज कीजिए कि जो लॉ ऑफ स्टेट एक्ट का वो पार्शियल और कंप्लीट डिफेंस देता है, एक को पूरा बचाव दे देता है कि उसको जो किसी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं होने वाली। सी जो है यहाँ पर ये डेफेमेशन वाला केस का एग्जांपल है। सी नेचुरली प्रेफर करता है कि उसको जो जुरिडिक्शन है वो बाई कोर्ट बनता है, हालांकि वहां पर रेसिप्रोकल कोई रजिस्ट्रेशन ऑफ एनफोर्समेंट की बात नहीं हो रही है। ये सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि आप अगर दो कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज है और अगर एक कंट्री ने कोई जजमेंट पास कर दिया तो क्या दूसरी कंट्री उस जजमेंट को एनफोर्स करवाएगी? क्या दूसरी कंट्री में उसकी रिकॉग्निशन है, वो देखी जाएगी, ठीक है। एंड एनी अदर स्टेट इन विच जुरिडिक्शन माइट बी, अगर मान लो वहां पर एनफोर्समेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, जजमेंट रिलक्टेंट हो जाएगा। रिलक्टेंट का मतलब नील हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी।
इन समरीली अगर हम समझें तो प्रॉपर लॉ जो है टोर्ट केसेस में वो भी पब्लिक पॉलिसी पर बेस्ड होता है और ये देखा जाता है कि कंसिडरेशन क्या है, कैसे कंसिडरेशन का मतलब है कि व्हाट आर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, क्या फैक्ट्स हैं वहां पर, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, उन चीजों को देखा जाएगा। द इंडिविजुअल डिसीजंस ऑन द मेरिट्स आर नॉट स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट, तो जो व्यक्तिगत तौर पर जो जजमेंट लिए जाते हैं जरूरी नहीं कि वो जजमेंट हमेशा सही होते हों। तो इस प्रकार से काफी टेक्निकल टर्म्स हैं जो टोर्ट के रिलेटेड हमें समझना है। मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।